अभी तक की हमने हिस्ट्री में कई सारे क्लोसेट इंफॉर्मेशन हमने अभी तक हमने जो है कवर कर ली थी कि पुर्तगाल किस तरीके से भारत में आए हैं। और इससे पिछले वाली क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि पुर्तगाल ने किसने कितने क्रूर तरीके से गुजरात को पाने के लिए किस तरह से एक राजा का कत्ल तक कर दिया। अब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पुर्तगाल की किस तरह की रिलीजियस पॉलिसीज थी और क्या क्या फेवरेबल कंडीशन उनके लिए इंडिया में रही, लेकिन किस तरीके से उन कंडीशन को इनकैश नहीं कर पाए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल के लिए फेवरेबल कंडीशन थी इंडिया में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था क्योंकि इंडिया में जो भी कोई भी किंग, अगर मैं बात करूं चाहे डेक्कन में हो, पूरी तरीके से साउथ के ईस्ट में वेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी किंग ऐसा नहीं था जिसके पास में नेवल पावर इतनी ज्यादा एग्जैगरेटेड या फिर नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथन हो जो कि पुर्तगाल का मुकाबला कर ले। और पुर्तगाल के पास में सबसे प्लस पॉइंट ही ये था कि उनकी नेवल पावर सबसे ज्यादा बेस्ट थी उस टाइम पे अक्रॉस द वर्ल्ड। इसीलिए अरेबियंस उनके सामने कभी भी स्टैंड नहीं ले पाए। और पुर्तगाल ने धीरे धीरे करके शुरुआत जब कालीकट के राजा पे अटैक करने पे की और धीरे धीरे करके उन्होंने लगभग सभी राजाओं को या तो अपनी पॉलिसीज के द्वारा हराना स्टार्ट किया, फिर अपनी नेवी पावर के द्वारा डराना स्टार्ट किया। कैसे न कैसे करके उसने उन लोगों ने सारा उस समय जो है एक तरीके से मैं देखो वर्चस्व का पलटवार कर दिया। और चाहते हुए नहीं चाहते हुए या तो लोगों को उनको एग्री करना पड़ता था या फिर वो उसको उसके तक से ही हटा दिया करते थे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि पुर्तगाल के पास में जो नेवल पावर थी वो बहुत ज्यादा हाई पावर थी। तो बिकॉज लैक ऑफ नेवल स्ट्रेंथ फॉर लाइक डिफरेंट किंगडम्स, पुर्तगाल गॉट द ग्रेट स्ट्रेंथ इन देयर एरियाज। तो उन्होंने किस किस एरिया को बहुत पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, चाहे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वहां पे कॉलोनी बनाने के पर्सपेक्टिव से। वो कौन कौन से एरियाज थे? अगर मैं वेस्ट की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो दीव का, दमन का, मुंबई का, गोवा का ये एरिया इनके पास में चला गया। साउथ में मैंगलोर, कोचीन, कन्नौर, कालीकट ये वाला एरिया चला गया। और अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करूं तो हुगली का और कलकत्ता का जो ये एरिया था ये भी इनके पास में चला गया। इन लोगों ने इस एरिया को ट्रेड के लिए और कॉलोनी के लिए भी जो है एक्वायर कर लिया। प्लस में पुर्तगाल ने एक काम और करना स्टार्ट कर दिया जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उन लोगों ने यहाँ पे इंडियन वुमेन से शादी करनी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे करके वो खुद लैंडलॉर्ड बनने लगे, अपने आप को लोकल बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड इंडिया बिकेम देयर सेकंड होम। आई एम अगेन रिपीटिंग, भारत उनका दूसरा घर भी बन गया था पुर्तगाल का। आगे चलते हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री की कुछ इस तरह की रणनीतियां बनाई। उनके जो भी इंपॉर्टेंट बेस हुआ करते थे रेवेन्यू से रिलेटेड या कोस्टल एरिया के पास में जो भी इंपॉर्टेंट बेस थे उनको फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया। फोर्टिफाई करने में जो उन्होंने शुरुआत की सेंट टॉम से, जो कि मद्रास में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट बनाया जो फिलहाल भी मौजूद है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नागापट्टिनम, फिलहाल भी ये जगह फोर्ट मौजूद है, लेकिन फोर्ट को बाद में डिस्ट्रक्ट करके डच पीपल 1620 में जब आए थे उन्होंने इसको दोबारा जो है प्रिपेयर किया। लेकिन शुरुआत यहाँ पे पुर्तगाल ने कर दी थी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स की इन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा उनके इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज रही थी जिसकी वजह से उनको इंडिया में भी इसका फायदा मिला। जैसे कि उनकी बैलेंस अप्रोच रही थी इंडिया में। अगर वो डेक्कन के सुल्तान की बात करूं, मुगल, मराठा, विजयनगर के किंग्स, इनकी आपस में कई बार लड़ाई रहती थी। अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं तो पुर्तगाल ने कभी भी किसी का पूरी तरीके से स्टैंड नहीं लिया, ना ही किसी का स्टैंड लेने के लिए प्रॉपर्ली मना किया। तो उन्होंने अपनी अप्रोच बड़ी बैलेंस अप्रोच रही। अगर मैं मुगल और मराठा की लड़ाई की बीच की बात करूं तो उसमें भी उनकी बड़ी बैलेंस अप्रोच थी। जो डेक्कन के सुल्तान थे उनकी जब आपस में लड़ाई होती थी तभी उनकी बड़ी बैलेंस अप्रोच थी। विजयनगर एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें कि पूरा केरल, एक बहुत बड़ा पार्ट तमिलनाडु का, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तेलंगाना जो फिलहाल स्टेट है, ये बहुत बड़ा एरिया था विजयनगर के। तो विजयनगर के जो भी राजा थे उनके साथ में उन्होंने बड़े अपने मैं बोलूं मनोहर से रिश्ते बना रखे थे। बड़े अच्छे उनके प्रासंगिक संबंध रहे उनके साथ में। कभी उनसे उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। अगर मिलिट्री की जहां तक बात रहती थी वो उनको बैकअप भी करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने पूरे मन से किसी का साथ नहीं दिया। बड़ी अपनी बैलेंस अप्रोच रखी जिसकी वजह से इंडिया में अपने आप को लंबे समय तक स्टैब्लिश कर पाए। इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि पुर्तगाली ऐसे जो यूरोपियंस थे जो कि सबसे पहले भारत में और सबसे बाद में भारत में से गए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ही ये था, उनकी अप्रोच बड़ी बैलेंस थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। पुर्तगाल की एडमिनिस्ट्रेशन इंपावरमेंट कैसी थी भारत में, उन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से के थ्रू भारत को कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उनके जितने वॉइसरॉयज थे वो 3-3 साल के लिए इंडिया में रहते थे। 3 साल से ज्यादा कोई भी वॉइसरॉय इंडिया में उन्होंने नहीं डिप्लॉय किया। बाद में इसके टर्म्स को बढ़ा देते थे। अगर कोई वॉइसरॉय अच्छा काम कर रहा है उसके टर्म को भी मल्टीप्लाई किया। ऐसे भी कई सारे वॉइसरॉय हुए जिनके टर्म वॉइसरॉय रहे, लेकिन ऑन द पेपर इनिशियली 3 साल के लिए किसी भी वॉइसरॉय को नियुक्त किया जाता था।
उसकी हेल्प के लिए सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट्स होते थे। बाद में सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट्स के साथ में उनको काउंसिल भी मिलने लगी, यानी कि पूरा पूरा वो कारवा अपने साथ लेके चलता था वाइसरॉय, वो पूरा ही एरिया एक्वायर करते थे वाइसरॉय। इसके अलावा एक रेवेन्यू ऑफिसर और कार्गो ऑफिसर रखा गया, जिसको एक पर्टिकुलर पोस्ट दी गई, जिस पोस्ट को स्पेनिश लैंग्वेज में बोला जाता है विडेरा द फ्लिजिडा। तो ये विडेरा द फ्लेजेंडा एक ये पोस्ट इन्होंने क्रिएट की रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से, जो कि स्पेनिश लैंग्वेज में है। तो ये इसका काम ही सारा रेवेन्यू का होता था, रेवेन्यू और कार्गो का काम देखना। तो स्पेशल एक अलग ही इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में रेवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे हमारे यहाँ फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है, वैसे उन्होंने रेवेन्यू का यानी जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया, और ये जो एक इस पोस्ट का नाम ये रख दिया। इसके अलावा उनकी फोर्टिफाइंग की पॉलिसी रही, अपनी जितने भी वो बेस कवर करते थे किसी भी कोस्टल एरिया में, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब एक बहुत बड़े ट्रेडर इंडिया में आए थे, ट्रेडमैन भी थे, उनकी बहुत अच्छी एक्वायर्ड पॉलिसी भी रही थी अलबुर्की की। अलबुर्की ने लगभग अफ्रीका के से लेके चाइना और जापान के लगभग बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज को अपने साथ में मिला लिया था। जितने भी कोस्टल एरिया को अपने साथ मिलाते जा रहे थे, उन कोस्टल एरिया के आसपास में वो उसको फोर्टिफाई यानी कि उसके ऊपर में किलानुमा इमारत चारों तरफ बनाते जा रहे थे, जिससे कि किसी तरह से भी इन्वेडर का अगर उनको खतरा होगा तो वो पहले उसको भाप के और उसको वहीं पे कर्टेल कर देंगे, खत्म कर देंगे, कभी भी वो बहुत बड़ा सिरदर्द ना बने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। उनको अपने वाइसरॉय को वो प्रॉपर रोल को समझा के भेजते थे, आपको क्या काम करना क्या काम नहीं करना। वाइसरॉय ने अपने अंडर में अलग से रेवेन्यू ऑफिसर को नियुक्त किया। रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा एक कार्गो ऑफिसर था, जो कि कार्गो और वॉयज का काम देखता था हमारे कोस्टल एरियाज के ऊपर में। प्लस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनके जितने भी उन्होंने कोस्टल एरियाज को अपने साथ में इंपावर किया था, वो सभी के सभी कोस्टल एरिया के आसपास में उन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया, किलानुमा बड़ी बड़ी इमारतें बनाना स्टार्ट की, जिससे कि किसी भी वजह से कि कहीं और अगर ट्रेडर या कोई और मिलिट्री उन पर हमला करना चाहे तो वो उसको वहीं पे रोक सके और अपनी पावर को और बढ़ा सके। तो ये बहुत पॉजिटिव एक एस्पेक्ट से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट की। अब आगे बात करते हैं उनका रिलीजियस अप्रोच इंडिया में कैसे रही। पोर्टुगीज डेफिनेट सी बात है कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में इसके बारे में बताया था। पोर्टुगीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के साथ में प्रभावित थे, जिस टर्म का नाम है रिनासांस। रिनासांस यानी कि अपने बारे में जानना और क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने, या किसी भी कंट्री में जहां पे भी आप जा रहे हो, जितना ज्यादा आप अपने रिलीजन को फैलाओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होगा अपने आप को रिपे करना, अपने गुनाहों को कम करना। तो ये रिनासांस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मैं अलबुर्की की बात करूं या फिर नीनो की बात करूं, जो भी यहाँ पे ट्रेडर आए वो सभी के सभी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से बड़े ही प्रभावित थे। तो उन्होंने इनिशियली जब से अरेबियंस आए थे, उनकी सबसे पहली ही पॉलिसी, देवर वेरी वेरी इंटॉलरेंट अगेंस्ट द इस्लामिक कल्चर। तो वो इस्लाम की तो हमेशा से ही इंटॉलरेंट रहे थे। उन्होंने कभी भी इस्लाम की कोई भी जो ऑलरेडी जो अरेबियंस थे उनकी किसी भी तरीके से मुस्लिम के इन्वेजन को, मुस्लिम के ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। दे वर वेरी वेरी इंटॉलरेंट अगेंस्ट द इस्लाम। बट इनिशियली जो इंडिया में हिंदूज थे, इंडिया में हिंदूज और बाकी रिलीजन के लोग थे, दे वर वेरी सॉफ्ट ऑन देम इनिशियली, but later on they also started execution of these Hindus and trying to get them baptized and trying to make them again Christians। उनको भी क्रिश्चियन बनाने की उन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन शुरुआत में बड़े ही टॉलरेंट रहे थे हिंदुओं के तरफ में, लेकिन मुस्लिम्स के तरफ में स्टार्टिंग से इंटॉलरेंट रहे थे। अब इसके बाद में उनकी जो इस तरह की इंटॉलरेंस पॉलिसी थी मुस्लिम्स की तरफ में, अब और उस समय इंडिया में मुगल्स का एक बहुत बड़ा शासन था। अब वो चाहे भी तो इंडिया में से जो इस्लाम था वो उसको 100% नहीं खत्म कर सकते थे। इस्लाम को 100% खत्म करने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश भी की कि हम इस तरह का कुछ भी काम करके क्रिश्चियनिटी की बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी करके, एडवर्टाइजमेंट करके जो भी इस्लामिक राजा है उसको भी क्रिश्चियन धर्म में तब्दील कर ले। तो इसके लिए अकबर ने जो है उनके साथ में 3 बार बहुत बड़ा मजाक किया था। यस माय डियर फ्रेंड, मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, मजाक किया था। अकबर ने उनको 3 बार एक इन्विटेशन भेजा था। पहली बार अकबर ने जो इन्विटेशन भेजा था, जो पुर्तगालियों को या पुर्तगाल में जो प्रिस्ट हुआ करते थे क्रिश्चियन प्रिस्ट को इन्विटेशन भेजा था, वो भेजा था 1579 में सितंबर में भेजा था। और फरवरी 1580 में उन्होंने इन्विटेशन के ऊपर में 2 अपने प्रिस्ट को वहां पे भेजा था। एक का नाम था एक्वाविवा, दूसरे का नाम था मोनिंसरेट। मोनिंसरेट और एक्वाविवा 2 प्रिस्ट थे, 2 फादरी थे, जो कि गए उनके पास में अकबर के दरबार में। उनको ये लग रहा था कि अकबर इनको सुनेगा, इनकी बातें सुनेगा, समझेगा और अपने आप को अपना धर्म बदल के क्रिश्चियन में तब्दील कर लेगा। अगर अकबर ने क्रिश्चियनिटी को तब्दील कर लिया तो जितना भी साम्राज्य अकबर के आसपास में नीचे है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, सबको क्रिश्चियनिटी में तब्दील हम कर पाएंगे। उनकी इस तरह की अपने आप में सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अकबर ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ही क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने पास में ठहराया,
2 साल तक उनको अपना जो सेकुलर नीति के बारे में बताया, सारा उसने अपना किला दिखाया, सब कुछ उसने उनके सभी जो सेवा वगैरह कर सकता सब कुछ किया, और 2 साल के बाद में उनको टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन धर्म नहीं बदला अपना, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा क्या है जो कि इस्लाम में नहीं है, और क्या क्या अप्रोचेस क्रिश्चियनिटी में पॉजिटिव है, सिर्फ इंफॉर्मेशन जानने के लिए अकबर ने उनको बुलाया और उनकी इंफॉर्मेशन लेके उनको टाटा बाय बाय कर दिया, उनको वापस भेज दिया। और ये जो इनके साथ में मीटिंग हुई थी फतेहपुर सीकरी में, इनके साथ में अकबर ने मीटिंग की। इसके बाद में फिर पोर्टुगीज के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने फिर अपने रिलीजन की वैल्यूज को फैलाने के लिए फिर से अकबर को अप्रोच किया, फिर से उनसे जो रिक्वेस्ट मांगी, अपॉइंटमेंट लेने की बात की। अकबर ने बोला चलो ठीक है फिर से आ जाओ। अकबर ने फिर इनविटेशन भेजा उनको, फिर 2 प्रिस्ट आए, और 2 प्रिस्ट आए तो 1590 में आए, उनको भी 2 साल तक खूब घुमाया फतेहपुर सीकरी में, और घुमाने के बाद में उनको वापस ऐसा कैसा भेज दिया, कभी भी उसने अपना धर्म नहीं बदला। यस दैट इज समहाउ, मैंने बोला उनके हाथ में बहुत ज्यादा मजाक किया। अकबर ने 2 बार उनको शुरुआत में बुला लिया, वो बहुत पॉजिटिव थे कि चलो इस बार नहीं बदला गया तो अब की बार बदल लेंगे, और आपको और बहुत अच्छे लेवल के वो प्रिस्ट वगैरह वो लेके गए थे। लेकिन अकबर ने कुछ नहीं, उनकी बातें सुनी, सब कुछ पॉजिटिव रहा, अच्छा खाया पिया, सबको घुमाया, और फिर उनको वापस भेज दिया। इस बात से बड़े हताश हुए। उसके बाद में फिर उन्होंने अकबर से रिक्वेस्ट की, तब तक अकबर ही थे, फिर उन्होंने अकबर जी से रिक्वेस्ट की साहब जो है दोबारा हमसे अपॉइंटमेंट वगैरह करो, देखो अगली बार दाल गले तो बात बने। तो उन्होंने फिर अकबर से अपॉइंटमेंट ली, और उसके बाद अकबर ने अपॉइंटमेंट भी दी, उनको फिर इन्वाइट किया 1595 में, और 2 साल के लिए अब की बार फतेहपुर सीकरी नहीं घुमाया, अब की बार घुमाया लाहौर में, अलग ही देश में ले गया, अलग ही जगह दिखाई। उसने कहा चलो 4 साल तो आप यहाँ घूम लियो, अब एक नई जगह आपको लाहौर की दिखाते हैं। उन्होंने लाहौर में अकबर ने उनको जो पृष्ठ आए थे उनकी तरफ से फिर उनको वहां पे घुमाया फिराया, कुछ नहीं, उसने अपना रिलीजन चेंज किया, और रिलीजियस पॉलिसी पोर्टुगीज की कहीं ना कहीं यहाँ पे विफल दिखी अकबर के सामने। बिकॉज अकबर जो जलालुद्दीन अकबर साहब थे, ही वाज वेरी वेरी सेकुलर बाय नेचर। इनकी तो कई सारी मूवीज वगैरह भी आपने देखी भी होंगी। ही वाज वेरी सेकुलर बाय नेचर, तो इन्होंने अपने रिलीजन को कभी चेंज नहीं किया। हाँ, इन्होंने किसी रिलीजन की कभी खामी भी नहीं निकाली, कभी बुराई भी नहीं की। ही गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्रिश्चियनिटी आल्सो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी बोलूं या फिर इक्वल रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट बोलूं, सभी दिया उसने, लेकिन कभी अपना रिलीजन चेंज नहीं किया अकबर साहब ने। इसके बाद में इन द रेन ऑफ जहांगीर, अब जहांगीर का वर्चस्व आ गया, अकबर का वर्चस्व खत्म हो गया। इनके बाद में जब जहांगीर साहब आए, जहांगीर साहब से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई अपना रिलीजन वगैरह चेंज कर लो। जहांगीर ने इनकी कभी ना इन्विटेशन दिया, ना कभी रिक्वेस्ट मानी, ना इनको कभी सीरियसली लिया। हाँ, जहांगीर साहब ने एक काम इनको कर दिया, इनको बोला कि आप एक काम करो, लाहौर में अपना एक चर्च बना लो। चर्च में जहाँ पे जो फादरी होंगे, प्रीस्ट होंगे, उनके जितने भी उनके आसपास के जो भी कंटेम्पररी एम्पावर्ड के लोग होंगे, जो क्रिश्चियन के प्रीस्ट के साथ रहना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं। उनका कोई रिलीजन अगर रुकना चाहता है वहां पे 30-50 लोगों का, वो भी वहां रुक सकते हैं। यानी चर्च के अंदर में सारी रहने खाने की व्यवस्था कर लो, फंडिंग मैं दे दूंगा, लेकिन धर्म बदलने की बात मत करो। उसके 2 साल के बाद में इनको शांति नहीं हुई। 1608 में इन्होंने क्या किया, 20 लोगों का एक दल बनाया, एक ग्रुप बनाया, जो कि बैप्टिज्म का काम, यानी कि इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में, हिंदू से क्रिश्चियनिटी में बदलने का, एग्जीक्यूशन का काम करने लगे ये 20 लोग। इन लोगों को इन्होंने फील्ड पे उतार दिया और बोला कि जाओ लोगों के धर्म बदलो। तो 1608 में ऐसा हुआ। तो जहांगीर ने इसके ऊपर भी कुछ खास ऐतराज नहीं जताया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इस चीज को आप लोग जरूर समझिएगा, देखिएगा कि आप ट्रेड के साथ में रिलीजन को चला सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपका ट्रेड रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ में अच्छा है तो आप अपना रिलीजियस जो रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन अगर अच्छा है तो सारे रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाते हैं। लेकिन पोर्टुगीज की इस तरह की जो स्टैंडिंग पॉलिसीज थी, वो जबरदस्ती जो है अपने एक तो रिलीजन की पॉलिसीज को इंपोज करना, एडमिन पॉलिसीज को इंपोज करने की वजह से कहीं ना कहीं जो मुगल एम्परर थे उनसे नाराज हो गए। बाद में जो भी जिस तरह के यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, सभी के सभी जो उनके प्रोग्राम थे, जो एजेंडा थे, सबके सब रिजेक्ट हो गए। और बाद में जो उनका प्लान था क्रिश्चियन मिशनरीज का कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को नेक्स्ट लेवल तक जाने का, वो कभी भी प्रॉपर्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमने 2 बड़ी बातें की। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टुगीज की बात की, किस तरह से सक्सेसफुल रही, और दूसरी बात हमने की कि उन्होंने रिलीजियस पॉलिसी को किस तरह से इंडिया में इंपोज करने की कोशिश की, और किस तरह से अकबर ने उनको 3 बार बुला के बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। बाद में जहांगीर ने भी अपनी जो है एक ओपन हार्टेड अप्रोच दिखाई, बट बिकॉज ऑफ व्हाट आई विल से वेरी पेसिमिस्ट पॉलिसीज बाय द पोर्टुगीज, दे वोंट एबल टू गेट ए वेरी मच रिनोड इन इंडिया एज पर द क्रिश्चियन मिशनरीज पर्सपेक्टिव। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला। ओके फ्रेंड्स, आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंडिया में, क्योंकि मुगल की उनके के साथ में रिश्ते अब खटास होने लग गए थे, कैसे ये सब इनके लिए सरदर्द बना, और कैसे कैसे अब इनकी पावर
डिक्लाइन होने लगी। अभी से थोड़ी देर के बाद में मैं आपको आज के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।